हेलो गाइस, नमस्कार। एचएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे निबोस आईजीसी 1 का एलिमेंट 3। जैसा हमने ऑलरेडी दो एलिमेंट खत्म कर चुके हैं, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट आईजीसी 1 निबोस एलिमेंट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजिंग पे पूरा डिपेंड है। ऑलरेडी हमने इसमें पहला जो इसका बुलेट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसा कि हमने एलिमेंट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और सेफ्टी स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा और जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें डिवाइड किया गया है, जो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे हम आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का ऐसा ना हो कि हमारा रिवीजन ना हो, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे चल के बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि इस चैप्टर में हमने एम्प्लॉयर का, वर्कर का और सेफ्टी स्पेशलिस्ट का एलिमेंट 1 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो सेम चीज इसमें भी है। तो और इसमें कुछ और स्टेक होल्डर्स है, उनको ऐड किया गया है। तो आइए एक बार क्विक जो इस एलिमेंट 3 में जो हम रिवीजन करने वाले हैं, एक बार क्विक हम देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं और क्या क्या उसमें बुलेट्स हैं। एक बार देखकर फिर चालू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मिडल मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी स्पेशलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह वर्कर, कंट्रोलर्स ऑफ प्रीमाइसेस, द सेल्फ एम्प्लॉयड, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसेस। द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर 3.2 में पढ़ेंगे। द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। Health and safety culture, relationship between safety culture and performance, indicators used to assess safety culture, the influence of peer. Factor influencing safety related behavior, organizational job and individual factors, attitude, competence and motivation, perception of risk. Involving of health and safety behavior, management, commitment and leadership, competent staff, effective communication and training. Emergency procedure, importance of developing emergency procedure, arrangements of contracting emergency services, first aid requirements, role, training and numbers of first aiders and appointed person, requirements of first aid boxes and facilities, फर्स्ट एड कवरेज एंड लास्ट में हम समरी पढ़ेंगे। तो अब यहां से चालू होता है ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें की इंफॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार हम उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद एक एक करके हम डिटेल में हम बात करेंगे। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय की क्या है, वर्क की क्या है, एमडी का क्या है, जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, सप्लायर्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किस किस तरह से वो हेल्थ एंड सेफ्टी को कल्चर को एनहेंस करने के लिए क्या क्या और बेहतर तरीका कर सकते हैं, वो सारी डिटेल है इसमें। हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ultimate responsibility of ensuring that the workplace is safe and free of health risk rests with the employer. Ultimately,
जिसके प्रीमाइसेस में हम काम कर रहे हैं, मीन्स एम्प्लॉयर क्लाइंट, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुल जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेलफेयर सिस्टम प्रदान करने की है, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, directors and senior managers have a duty to ensure that their organization meets the obligation. In particular, they are responsible for setting policy and allocating resources to allow that the policy to work effectively. This includes the provision of competent health and safety advisor. They must demonstrate clear commitment and leadership, which usually includes appointing a senior manager with the responsibility for health and safety policy. डायरेक्टर सीनियर मैनेजर हैव टू ड्यूटी, डायरेक्टर सीनियर मैनेजर्स की ड्यूटी है कि जो भी मैनेजमेंट के द्वारा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी सेट की गई है उसको वो लीडरशिप लेकर के, नेतृत्व करके उसको फॉलो ऑनलाइन शॉप फ्लोर तक इम्प्लीमेंट करने की उनकी जिम्मेदारी है। Middle managers and supervisors have a duty to ensure that the part of the organization under their control is safe and free of health risks. They execute the policy of the organization operationally. मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है कि जो जिस वर्क प्लेस पे काम हो रहा है वो फ्री ऑफ हेल्थ एंड रिस्क हो। They execute the policy of the organization operationally, और अपने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करके अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम जारी रखें। सेफ्टी स्पेशलिस्ट, सेफ्टी स्पेशलिस्ट बोले तो सेफ्टी स्पेशलिस्ट बोले तो सेफ्टी ऑफिसर responsible for giving correct advice and guidance to the organization and its workers. सेफ्टी स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट को और वर्कर्स को सही जानकारी दे, सही एडवाइस करे कि which PPE are suitable for that वर्क, मतलब जो कौन सा पीपीज किस वर्क के सुटेबल पीपीज है वो उसको एडवाइस करें मैनेजमेंट और वर्कर्स को। Workers have a duty to take a reasonable care of their own health and safety and the health and safety of other. वर्कर की जिम्मेदारी है, जैसा कि हमने एलिमेंट में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, कि जहां पे वो काम कर रहा है और जो उसके साथ जितने आदमी काम कर रहे हैं, जितने आदमी काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान वो खुद रखे और दूसरों को भी वहां पे ध्यान दे। नाउ आगे देखते हैं। हाँ, controller of premises for ensuring, controller of premises are responsible for ensuring that the premises that they control are safe to use a workplace and that access to from the workplace is safe. जो कंट्रोल ऑफ प्रीमाइसेस मतलब प्लांट हेड, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग, ये जिम्मेदार है जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से वर्क सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड कराना ये कंट्रोलर ऑफ प्रीमाइसेस का काम है, प्लांट हेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम है। The self-employed have a duty to take a reasonable care of their own health and safety and the health and safety of others. जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपना सेफ्टी खुद देखें, खुद रखें और दूसरे को भी सेफ्टी के बारे में बताएं और उनका भी ध्यान रखें।
जो उनके आसपास में कलीग हैं उनका ध्यान रखें। उसके बाद इसमें एलिमेंट 1 में तो हमने इतना पढ़ लिया था, लेकिन एलिमेंट 3 में मैंने जैसे बताया कि एक्स्ट्रा है, जितने आउटसाइडर स्टेक होल्डर हैं उनको भी ऐड किया है इसमें, ताकि जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है, जिससे लेन देन हो, जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, उन सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी है, और किस किस तरह से उनका रोल है, कैसे वो अपना रोल निभा सकते हैं अच्छे तरीके से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, वो पूरी डिटेल 3 पॉइंट एलिमेंट 3 में 3.1 में निबोस ने मेंशन किया है। अब देखते हैं, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स हैव अ ड्यूटी टू इंश्योर दैट द प्लांट, इक्विपमेंट, substances supplied for use at work are safe, tested and is supplied with safety information where appropriate। मतलब कि सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिजाइनर है, वो ऐसे सामान प्लांट में पहुंचाएं या इक्विपमेंट को ऐसा इंश्योर करें, सब्सटेंसेस जो केमिकल है उनको साथ एमएसडीएस दे, सेफ जो हैंडलिंग का मेथड है वो भी प्रोवाइड कराएं, और जो भी टूल्स एंड टैकल्स हम यूज करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो वैलिड हो, टेस्टेड हो। जैसे कि मान लो कोई सप्लायर कुछ पेंट भेजता है, तो पेंट के साथ एमएसडीएस मीन्स मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट अवश्य भेजें। Contractors are responsible for their own health and safety of others who they might affect. Clients are responsible for ensuring that the contractor they engage are competent and supervised. कॉन्ट्रैक्टर अपने सेफ्टी का जिम्मेदार खुद है, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे के प्रीमाइसेस में जाकर काम कर रहा है, मतलब क्लाइंट के वहां जाके काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के आदमी कैसे काम कर रहे हैं और कितना सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, ये क्लाइंट की भी जिम्मेदारी है। बिकॉज सपोज दैट, मान लो कि आप मेरे घर पे आए हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो सेम उसी तरह आप क्लाइंट के प्रीमाइसेस में काम करेंगे, तो क्लाइंट की भी जिम्मेदारी है कि आपको इंश्योर करें, और जो एसओपी है, ओसीपी है, वो अच्छे तरीके से फॉलो करें और काम करें ना। When two or more employees have share a workplace, they must cooperate with the coordinate their activities to ensure health and safety standard। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे की कोऑर्डिनेट करके ही काम करें। जैसे होता है ना, कभी साइट्स पे एक ही साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सबका काम आता है, तो देखो प्रायोरिटी से सब अपने काम को होती है, पहले मैं काम करूंगा उसके बाद मैं करूंगा, तो इस तरह से होता है। उस जगह पे अब इसका कहना है निबोस का कि वहां पे जहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जहाँ मल्टीपल टास्क होते हैं, वहां पे सारे कॉन्ट्रैक्टर बात करके आपस में कोऑपरेट करके ही काम करें। यदि मान लो एक जगह पे सारा काम चल रहा है, तो उस टाइम के थोड़े टाइम के लिए दूसरे जो एम्प्लॉयर है वो थोड़ा टाइम के लिए दूसरे लोकेशन पर काम करके, जैसे दूसरे खत्म हुआ फिर तीसरे आ जाएगा, इस तरह से मतलब कोऑर्डिनेट करके काम करें। ना अब एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे कि एम्प्लॉयर कौन है, वर्कर कौन है, वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम एक एक देखेंगे। जैसे कि अब एम्प्लॉयर की पूरी डिटेल जैसे कि हमने एलिमेंट 1 में पढ़ चुके थे, फिर भी यहाँ एक बार हम रिवीजन कर लेंगे और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। द एम्प्लॉयर responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health risk rests with the employer
एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जो वर्क प्लेस प्रोवाइड कराएगा वो फ्री ऑफ रिस्क हो, सेफ वर्क प्लेस हो। एज वी As we noted earlier, the ILO Convention C-155 and Recommendation R-164 जैसा कि एम्प्लॉय के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन C-155 में एंड रिकमेंडेशन R-164 में पूरी अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है, जैसा कि हमने ऑलरेडी एलिमेंट 1 में पढ़ चुके हैं। मेक द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय क्लियर, उसमें एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्लियर बता दी गई है कि एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी है। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर नॉर्मली रिफ्लेक्टेड इन लोकल लॉ। इस तरह के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो लोकल लॉ में देखने को मिलते हैं। लुक अगेन at the appropriate section in element 1 to remind yourself of the employer duties। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज है, जैसे कि बताया कि एलिमेंट 1 में पढ़ चुके हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर हु एन एम्प्लॉयर वॉज अ ड्यूटी। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयज की ड्यूटी क्या है। देखेंगे his own employees to ensure their health and safety। पहले तो जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी क्या है कि जितने सारे उसके आदमी हैं उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। दूसरी चीज, अदर वर्कर्स हु माइट बी वर्किंग विद इन हिज वर्क प्लेस बट आर नॉट हिज डायरेक्ट एम्प्लॉयज, एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर्स, एजेंसी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसमें अल्टीमेटली एम्प्लॉयर जिम्मेदार है किस चीज का, जो आदमी उसके डायरेक्ट उसका काम नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि कैजुअल वर्कर्स, एजेंसी वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। ये डायरेक्ट उस एम्प्लॉयर नहीं है, बट उसके प्रीमाइसेस में यदि काम करेंगे तो डायरेक्ट एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की। तीसरा, वर्कर हु आर नॉट हिज एम्प्लॉयज एंड नॉट वर्किंग इन हिज वर्क प्लेस। जो वर्कर उसकी एम्प्लॉय नहीं है, वो नॉट वर्किंग इन हिज वर्क प्लेस, उसके वर्क प्लेस काम नहीं कर रहा है, बट आर कैरिंग आउट वर्क ऑन हिज बिहाफ। जैसे कि उसके क्या होता है, उसके प्रीमाइसेस में भी काम नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय जो कोई एम्प्लॉय है उसके प्रीमाइसेस में काम नहीं कर रहा है, बट उसके लिए काम कर रहा है, तो ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसको भी कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉलिंग अ पीस ऑफ मशीनरी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर एट अ क्लाइंट प्रीमाइसेस। यदि क्लाइंट प्रीमाइसेस में कोई कॉन्ट्रैक्टर मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है तो ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की। People who might be in his workplace but not carrying out work on his behalf, example beater। यदि बीटर उसके लिए काम नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होगी। वर्क बट आर नॉट इफेक्टेड बाय हिज वर्क एक्टिविटीज, एग्जाम्पल बीटर्स। People who might be outside his workplace but are affected by this work activity, example member of the public passing by। So an employer has some responsibility of health and safety of everyone who might be affected by what he does for work, whether they are his employees or not। The employer कौन है? The employer in this context is normally an organization and is sometimes referred to as a corporate body। जो किसी को काम दे रहा है, इसके प्रीमाइसेस में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, वो क्या है? एम्प्लॉयर है। नाउ अब देखेंगे जो डायरेक्टर्स लोग हैं, जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर सीनियर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
Directors and senior managers give an organization its direction and set its priorities. They डायरेक्टर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटी है वो सेट करते हैं. They decided what the organization does and how it does it. In effect, they control the corporate body. ये एक बस पॉलिसी बनाएंगे और ये कैसे इफेक्ट होगा, कैसे काम होगा, इसका डिटेल्स रहेगा. They are therefore responsible for ensuring that all of the legal requirements that rest with the employer are met. Legal, they are therefore responsible. ये एम्प्लॉयर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए किस तरह क्या प्लान किया जाए, इस तरह के पॉलिसी बना करके उस पर वर्क करते हैं, मीन्स कॉर्पोरेट बॉडी की तरह. जैसे कि हमने पिछले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने दिखाया था. उस चार्ट को यहाँ पे ब्रेकअप करके हम देख रहे हैं कि जी, तो उस चार्ट को हम यहाँ पर ब्रेकअप करके देख रहे हैं एक एक करके. पहले हम मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर्स के क्या क्या रूल है वो हम पढ़ेंगे. बट directors and senior managers are rarely involved in the day-to-day management of the operational side of the organization. डायरेक्टर, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स क्या है, ऑपरेशन से बहुत कम इन्वॉल्व रहते हैं, वेरी लेस. Their role does not normally involve doing but rather setting strategy. काम करते हैं towards health safety, but वो क्या है, स्ट्रेटेजी बनाने में, सेटिंग स्ट्रेटेजी, पॉलिसी बनाने में वो ज्यादा मेहनत करते हैं. एंड allocation of resources, किस तरह से किस रिसोर्सों को जुटाया जाए. So the responsibility of directors and senior managers is to ensure that, नीचे दिए गए जिम्मेदारी डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स की है. क्या क्या है? द राइट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इज पुट इन प्लेस. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसे वहां पे पुट करे, बनाए. दूसरी चीज, एडिक्वेट रिसोर्सेस अलॉकेटेड टू एस्टैब्लिश. एडिक्वेट रिसोर्स प्रदान करें, स्थापना करें. इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस इंक्लूड्स सफिशिएंट फंडिंग टू डिलीवर द ऑब्जेक्टिव इन द पॉलिसी, बट द आल्सो कॉम्पिटेंट पर्सन टू असिस्ट इन द डिलीवरी ऑफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव. इसका हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव और कैसे उसे अचीव किया जा सके, जैसे कि हमने ऑलरेडी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के चैप्टर में कवर कर चुके हैं, किस तरह पॉलिसी सेट होना चाहिए और कैसे उसे अचीव करें. तो एक एक करके हम डिटेल में, जैसे कि एलिमेंट 1 में हद तक हमने काफी ज्यादा बहुत कवर कर लिया है, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल में है तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं. डायरेक्टर में से अब देखते हैं हम एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम आगे बढ़ते हैं. Right organizational structure with the clear roles and responsibility are put in place. The right organization structure, clear roles, जो भी हम मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर है, इंजीनियर वर्कर है, उनकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक जगह पे प्लेस करके सेट कर दें सबके KRA में. A senior manager is appointed with a specific responsibility for health and safety. A senior manager हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए स्पेसिफिक जिम्मेदारी उसको दिया जाए.
one or more competent person are involved or appointed to assist the organization in meeting health and safety obligations. एक या एक से ज्यादा आदमियों कॉम्पिटेंट आदमियों को एक कमेटी बना करके उसमें इकट्ठा करें, कमेटी बना करके मीटिंग करें और स्पेशल जो हेल्थ एंड सेफ्टी का बारे में चर्चा करें और उसे प्रमोट करें. The health and safety performance of the organization is reviewed on regular basis. Health and safety performance का regular basis पर रिव्यू किया जाए to ensure that an objective are being achieved and that the objective and measure in place remain valid. ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो रहा है उसको वैलिडेट करें, मेजर करें और जो ऑब्जर्वेशन क्लोज करना है बच गया उसको वैलिड टारगेट डेट सेट करें क्लोज करने के लिए. Directors and senior managers can have enormous influence cover their organization and its priorities. This influence does not simply come from the strategic decision making, not also from the way they are perceived by those lower in the management hierarchy. They must demonstrate their clear commitment and leadership with regard to health and safety policy. डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर का क्लियर कमिटमेंट होना चाहिए. क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, बीच बीच में हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है. यदि कोई एनसी है, यदि कोई लॉन्ग टर्म के लिए एक्शन प्लान है, उसके लिए टारगेट डेट सेट करें और उसके ऊपर क्या है काम करें. अब देखेंगे मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स की क्या क्या जिम्मेदारी है. Middle managers and supervisors are involved into the day-to-day operational activity. देखिए वहां पे डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के लिए लिखा था कि वो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, मिडिल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स are involved into the day-to-day operational running of the organization, so are responsible for the health and safety standards within the operation under their control. जो मिडिल मैनेजर सुपरवाइजर हैं वो एक एक वर्कर से वो क्या होते हैं रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं ऑन फ्लोर पर, एक डे टू डे ऑपरेशन से रूबरू होते हैं, हर एक चीज एक्टिविटी को उन्हें पहचान में आती हैं. Their operational area of responsibility are normally defined in the organization section of the policy. हर एक मैनेजर से सुपरवाइजर का सेक्शन डिफाइन हुआ रहता है, जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखा था. डायरेक्टर्स सीनियर मैनेजर्स के नीचे मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स आते हैं. उनका भी क्लियर निबोश ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी का क्लियर डिफाइन कर रखा है. अभी हमने डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स का हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया. अब देख रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर का. उसके बाद जितना हम मैंने आईजीसी IC1 के एलिमेंट 2 पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो हमने पढ़े थे उसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मैंने दिखाया था. यदि आपने नहीं देखा हो तो एलिमेंट 2 में एक बार ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप लोग देख लेना, उसमें क्लियरली दिया गया है MD, ED के बाद सीनियर मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, वर्कर्स, कंट्रोल ऑफ प्रोमाइसेस, सेल्फ, सबके आके ग्राफ बना हुआ है और सारे वो किससे कनेक्ट हुए हैं. ये कैसे मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे करके, इधर सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो कम्युनिकेशन है वो सबसे है, सारे डिपार्टमेंट से, एक MD से लेके सॉफ्टवेयर वर्कमैन तक है. तो चलिए, मिडिल मैनेजर सॉफ्ट फ्लोर पे डे टू डे कामों से हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है और ये सॉफ्ट फ्लोर पे हर एक वर्कर से रूबरू है. इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इस तरह से कुछ है. इधर ये मैनेजर्स के नीचे क्या है, ये सुपरवाइजर है. बट ये जो रेड साइन दिख रहा है, मैंने एलिमेंट 2 में इसका एक्सप्लेनेशन किया है. जो रेड दिख रहा है ये फीडबैक है, ये पॉलिसी के ऊपर से बनती है, बट पॉलिसी का जो फीडबैक है वो नीचे से जाता है, फ्लोर से डाउन द लेवल से फ्लोर जाता है कि जो आपने पॉलिसी बनाया है
कितना इफेक्टिव है। कभी क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा रहती है, उसके अभाव में हमारे पास रिसोर्सेस नहीं रहते हैं, तो हम वो कमिटमेंट हम पूरा नहीं कर पाते, हम दे नहीं पाते, इसके लिए आ, वो कमिटमेंट फेल हो जाता है। तो फीडबैक इसीलिए सॉफ्ट फ्लोर से जाता है। उनकी मिडिल मैनेजर से सुपरवाइजर की जिम्मेदारी क्या है, एक बार देखते हैं। लाइन मैनेजर्स विल ऑप्शनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के खुद जिम्मेदार है, ऑपरेशन के खुद जिम्मेदार है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी जिम्मेदारी है। द क्या है, द स्टाफ that work directly for them, the direct report, वो क्या है, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, वो डायरेक्ट रिपोर्ट है नहीं, वो मैं सुपरवाइजर मैनेजर्स को डायरेक्ट, सुपरवाइजर जो है मैनेजर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। स्टाफ लोअर डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बिलो देयर रिपोर्ट, जैसे कि हम ऐसा चार्ट में दिखाया गया है, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स हैं। द एरिया आर एक्टिविटीज अंडर देयर कंट्रोल, जो भी मैनेजर सुपरवाइजर के अंडर में जो भी ऑपरेशन की एरिया है, ऑपरेशन है, वो किसके कंट्रोल में होता है, वो मैनेजर सुपरवाइजर के कंट्रोल में होता है। जो सॉफ्ट फ्लोर पे काम करा रहे हैं उनके कंट्रोल में होता है। देन इसके बाद से हम देखेंगे सेफ्टी स्पेशलिस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। सेफ्टी स्पेशलिस्ट, सेफ्टी स्पेशलिस्ट बोलते कौन हो गया बताइए। सेफ्टी स्पेशलिस्ट मीन्स सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी स्पेशलिस्ट, organization must have access to appropriate competent people to give them health and safety advice। ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटेंट आदमी रखना है जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस करे। दिस सेफ्टी स्पेशलिस्ट फॉर सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स may work as managers within the organization or may be brought in from outside as contractors. They are responsible for giving for correct advice to the organization, so the organization can meet its legal obligation and achieve its policy aims and build adequate structure to support their role। इसमें कहना है कि मैनेजमेंट को एक कॉम्पिटेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर रखना है जो मैनेजमेंट को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में असेस कर सके, जो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं और उनका सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे वर्क प्लेस को सेफ कर सकते हैं, और जो लीगल ऑब्लिगेशन है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको कैसे मीट किया जा सके, ये करेक्ट एडवाइस ऑर्गेनाइजेशन को देना सेफ्टी स्पेशलिस्ट का काम है। जैसे टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी स्पेशलिस्ट, कुछ चीजें जो हैं सेफ्टी ऑफिसर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या है, प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट कंट्रोलर को ये एडवाइस करना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड कैसे मीट किया जाए, क्या क्या स्टैंडर्ड है। कभी कभी होता है कि हम क्या कुछ भी स्टैंडर्ड करते रहते हैं जो कि कई नॉर्म्स में नहीं रहता है, और हमें लगता है क्या कि हाँ हम सही कर रहे हैं, विद इन द लिमिट है और जो लीगल ऑब्लिगेशन में मीट कर रहा है, लेकिन नहीं होता है, क्राइटेरिया मीट नहीं होती, लीगल से मीट नहीं होता है। तो इसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी की जो स्टैंडर्ड, जैसे कि मान ली हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है कि यदि कोई भी बंदा 1.8 मीटर से ऊपर जाकर काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी वो 3-4 मीटर चढ़ने के बाद वो बोलता है कि 4 मीटर के बाद सेफ्टी बेल्ट लगता है, बिकॉज क्यों, उसे मालूम नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड मालूम नहीं है। इसके लिए निबोज ने बोला कि एक स्पेशलिस्ट
सेफ्टी स्पेशलिस्ट रखें, ताकि वो जो गाइडेंस हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के बारे में बता सके। देन प्रमोटिंग अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से कैसे प्रमोट कर सके, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए और क्या क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग को लगता है कि सेफ्टी टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, बराबर काम नहीं कर पाते हैं, बहुत आदमी को पीपीस पहनकर काम करने में दिक्कत होती है। तो उसको मोटिवेट कैसे करें ताकि वो पीपीस पहनकर ही काम करें। कभी कभी होता है कि कोई टॉप मैनेजमेंट का आदमी आता है, सेफ्टी ऑफिसर जाता है, तभी जाकर के वो पीपीस पहन के काम करता है। देखेगा तो लगा लेगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। तो नहीं, वो उसका कहना है कि उसके अंदर ही क्यों ना हम पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर प्रमोट कर दें, ताकि वो जब काम पर जाए तो खुद अपने आप बनकर ही जाए, किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े। देन एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। जो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, फर्दर उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। जो पहला एक्सीडेंट है उस पर कापा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, प्रोएक्टिव मेजर्स लेके कैसे कंट्रोल कर सके किसी एक्सीडेंट का, या जो पहले एक्सीडेंट हो चुका है उससे दोबारा एक्सीडेंट रिपीट ना हो। इस तरह का मैनेजमेंट को एडवाइस देना हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट का काम है। नेक्स्ट, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी। तरह तरह के पॉलिसी डेवलप करने में ऑर्गेनाइजेशन का साथ दें, एडवाइस करें। नेक्स्ट, overseeing the development of adequate assessment। जो और जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लांट प्रेमाइसेस हो, वर्क साइट हो, या जो भी जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका रिस्क असेसमेंट करने के लिए लीडरशिप ले, रिस्क असेसमेंट की एक टीम बनाए। बिकॉज रिस्क असेसमेंट का टीम इसलिए होना चाहिए कि यदि 5 आदमी हैं, 5 आदमियों की रिस्क असेसमेंट की टीम है, तो अलग अलग आइडियाज आएंगे, अलग अलग थॉट आएंगे, तो हम एक्सीडेंट प्रिवेंशन को ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मान लो, यदि मैं अकेला जाकर के किसी एरिया में किसी वर्कर का भी बात नहीं किया, जाकर मैंने एक्सपेक्ट ऐसे एजम्पशन में ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है, मटर गिर सकता है, इतना रिस्क असेसमेंट करके मैं वापस आ गया, उसके बावजूद भी हमने आपके रिस्क असेसमेंट का पूरा एक्शन प्लान कर लिया, कंट्रोल मेजर ले लिए हमने, उसके बावजूद एक्सीडेंट हो रहे हैं छोटे छोटे चीज से जो अपने रिस्क असेसमेंट में कवर नहीं किया। बिकॉज जो छोटे छोटे चीज है या तो वर्कमैन को मालूम होता है, या तो और जो सारे लोग टेक्निकल हैं उनको, यदि टीम में लेंगे रिस्क असेसमेंट में तो ज्यादा आइडेंटिफाई निकल के आएंगे, और उस पर हम अच्छे तरीके से रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं और कंट्रोल मेजर करके एक्शन कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और ताकि हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकें। ये सेफ्टी ऑफिसर का काम है। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। किस तरह की एक्टिविटी है, किस वर्कर्स को, किस स्टाफ को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, पहले ये ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करना सेफ्टी स्पेशलिस्ट का काम है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही गलतियां बार बार रिपीट हो जाती हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, मैनेजर्स हो, सुपरवाइजर्स हो, रिपीट हो जाती है। तो इस तरह के गलतियों को कैसे दूर किया जाए, इस तरह से एक्टिविटी को ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ट्रेनिंग किस को देना जरूरी है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के जो परफॉर्मेंस है
उसको टाइम टाइम पर मॉनिटर करें, मतलब ऑडिट, और बीच बीच में ऑडिट भी करें। ओवरसीइंग एक्सीडेंट रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट रिपोर्ट को रिव्यू करें, कोई एक्सीडेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करें, रिपोर्ट करें, और उसके लिए प्रॉपर कापा करें, और यदि कुछ उसमें वेरिएंस है उस पे मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट करें इस पे काम करने के लिए। नाउ अब हम देखेंगे जैसे कि वर्कर्स, हमने वर्कर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी हम मैंने एलिमेंट 1 में मेंशन करके पढ़ा चुके हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पे वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार हम देखेंगे। वर्कर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्कर की खुद की सेफ्टी उसके हाथ में है, और उसके आसपास जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी उस वर्कर की है, and they think that they fail to do. Workers have also responsibility to cooperate with their employee for reason of health and safety. The duty apply when the worker is at work. जब वर्कर अपने ड्यूटी पे है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सेफ्टी का जिम्मेदार तो खुद है, लेकिन उसके साथ जो काम कर रहे आदमी उसका भी सेफ्टी देखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और एम्प्लॉयर के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी में कोऑपरेट करे, मींस जो भी एम्प्लॉयर का हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम है उसे फॉलो करे। एट वर्क एक टर्म से यहाँ पाया, एट वर्क। एट वर्क का मतलब क्या है, ये तो आजकल व्हाट्सएप पे भी लगा देते हैं आदमी स्टेटस एट वर्क। एट वर्क एक बार डिफिनेशन देंगे, एट वर्क की डिफिनेशन क्या है। दिस मीन्स व्हेन द वर्कर इज इन वर्क प्लेस or outside the workplace but carrying out the duties of their employer. It usually applies during work breaks and work related travel, and in some countries would also apply to commuting travel to and from work at the start and finishing of work period. एडवर्क का मतलब यह है कि आप एम्प्लॉयर के प्रोमाइस में काम कर रहे हो, या आप एम्प्लॉयर के काम के लिए कहीं आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, या कहीं विदेश भी जा रहे हो, मतलब ऑन ड्यूटी ये होता है आप बाहर भी जाओ कहीं भी अपने एम्प्लॉयर के लिए आप काम कर रहे हो, इसे एट वर्क आप उसे काम पे रहना बोल सकते हैं। कंट्रोल ऑफ प्रोमाइसेस, जो भी प्लांट इंचार्ज है, प्लांट हेड है, उसको कंट्रोल ऑफ प्रीमाइसेस बोला, मतलब जब प्रीमाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं तो प्रीमाइसेस का कंट्रोल कौन करता है, फैक्ट्री मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार आप देखेंगे। A person in organization can make a workplace available for other people to work in and it not be those workers employer। ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा हेल्थ एंड प्लेस प्रोवाइड कराए, जो आदमी वहां काम करने के लिए आ रहे हैं। A common example of his building owner a property management agency which has commercial building and less space in the building to various other organizations for them to use as offices. In this instance, the owner or agency is not the employer. Instead, they are referred to as the controller of the premises. जो प्लांट प्रीमाइसेस के अंदर काम करने के लिए आ रहा है, चाहे मान लो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर का वो मालिक हो, बट वो किसके कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा, जिसके प्रीमाइसेस में काम करने के लिए आएगा वो आदमी उसे कंट्रोल करेगा रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। कंट्रोल ऑफ द प्रीमाइसेस विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ सर्टेन हेल्थ एंड सेफ्टी
मैटर्स दैट आर विद इन द कंट्रोल, उसके जो प्लांट कंट्रोल है उसके कंट्रोल में सारे काम होंगे, बट नॉट फॉर मैटर्स दैट आर आउटसाइड देयर कंट्रोल, बट बाहर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जो प्लांट के अंदर आ गए, जो साइट के अंदर आ गए, उस टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर और प्लांट हेड रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बट आउटसाइड करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर ऑफ प्रीमाइसेस मतलब प्लांट हेड और प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, they will be responsible for ensuring the safety of the outer fabric of building and of the building entrance and external fire escape routes, but not for the safety of photocopier that belong to one of their tenants and is used in tenant's office। जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं उनकी जिम्मेदारी प्लांट कंट्रोल की है, लेकिन बाहर उसका ऐसा कुछ काम है तो उसकी जिम्मेदारी प्लांट कंट्रोल की नहीं होती है। कंट्रोल ऑफ प्रीमाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट, प्लांट कंट्रोलर प्रीमाइसेस कंट्रोल करने वाले को इंश्योर करना चाहिए क्या, द प्रीमाइसेस आर सेफ टू यूज एज अ वर्क प्लेस, प्रीमाइस सेफ होना चाहिए एज अ वर्क प्लेस काम करने के लिए, टू द एक्सटेंट दैट दे हैव कंट्रोल और वो उसके कंट्रोल में हो। एक्सेस टू दूसरा सकते हैं, access to and from the workplace is safe to extent that they have control, access to and from the workplace is safe, access मॉनिटर करना है कि उसका जहां पे भी काम हो रहा है कि उसका काम करने का जो जगह है वो सेफ हो, प्लांट कंट्रोल का काम है। अब इसमें एक नया चीज जोड़ दिया है जो हमने ये वीडियो कवर नहीं किया था, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का काम करते हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन है। तो इसमें बोल रहे हैं द सेल्फ एम्प्लॉयड हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्कर्स इन दैट दे हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक रीजनेबल केयर of their own health and safety and the health and safety of others who might be affected by their acts or omission। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो सिर्फ अपना खुद का बिजनेस है, खुद का काम कर रहे हैं, वो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी का जिम्मेदार खुद है और जो उससे जो लोग जुड़े हुए हैं उसकी भी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी सेल्फ एम्प्लॉयड की है। वो माइट बी अफेक्टेड बाय देयर एक्ट्स और ओमिशन, उसके गतिविधियों, उसके ऑर्डर्स, उसका जो काम कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी सेल्फ एम्प्लॉयड की है। इसमें एक नया चीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड किया, जो हमारे एक नए स्टेक होल्डर हैं जो सब सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड डिजाइनर्स, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दे आर मेनी आइटम्स ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट्स substance chemical that are used for work purpose, the designers, manufacturers, importers and suppliers of these its and substance from the supply chain, and they have responsibilities related to the health and safety of their product। जो कोई भी मटेरियल अपने प्लांट प्रमाइसेस में मैं यदि मंगा रहा हूं या मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उस मटेरियल के साथ डूज एंड डॉट मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MHDS वैलिड टेस्टेड सर्टिफिकेट उस क्लाइंट, उस एम्प्लॉयर को देना मेरा कर्तव्य है। इस तरह से मैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में मैं अपना योगदान दे सकता हूं। और यदि सप्लायर नहीं दे रहा है तो एम्प्लॉयर हैव टू responsible to ask the MHDS or other tested certificate from the suppliers, manufacturer and designers। टॉपिक फोकस, एक बार टॉपिक फोकस पर नजर डालेंगे जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा है। For items of plant and equipment, those involved in the supply chain are responsible for, जैसे जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कौन कौन कर रहा है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इंश्योर करने की जिम्मेदारी है क्या? एडिक्वेटली डिजाइन्ड, constructed, tested so as to be safe for its intended purpose। जो भी डिजाइन करे, सर्टिफिकेट करे, साथ जो भी मटेरियल सप्लाई करे वो बराबर टेस्टेड हो, अच्छे तरीके से डिजाइन हो, अच्छे तरीके से बना हो। अच्छे तरीके से मतलब है कि उसमें प्रॉपर जो गार्ड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, सेंसर्स जो भी लगाना है उसमें लगे हुए हों। नेक्स्ट, कम विथ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस। उस मशीन का जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, मशीन हो, मटेरियल्स हो या अदर इक्विपमेंट हो, जो से सप्लाई करे तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे उसमें, सुटेबल जो भी डूज एंड डोंट, कैसे इंस्ट्रक्शन करना है, क्या इसके डूज है, क्या डोंट है, वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आ गया नेक्स्ट में, for chemical and substances, those involved in the supply chain are responsible for ensuring that it, यदि कोई हम केमिकल सप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट जरूर शेयर करें। It appropriately tested so that its hazardous properties are understood। वो जो टेस्टेड हो, यदि हजार प्रॉपर्टीज है तो इजिली कॉम्प्लिकेटेड ना हो, वो इजिली समझ में आने वाला हो। अप्रोप्रिएट पैकेज एंड लेबल, जब भी कोई पैकेज करें तो पैकेज के ऊपर जो भी हजार्स का साइन, यदि हजार्स केमिकल तो हजार का साइन करें, अच्छे तरीके से पैकिंग करें, पैकिंग ताकि बीच में कहीं फटे भी ना। उसका सिंबल जो है आप राइट कैसे लिखना दिखना है, जिससे कि आप देखते हो ना जो कार्टून्स आते हैं तो उस पर लिखा रहता है दिस साइड अपर, दिस साइड कीप ऊपर साइड। तो इस तरह से उसमें मार्क करके रखे ताकि कुछ भी फ्राइजल हो, अदर कुछ मटेरियल तो टूटे फूटे नहीं। comes with appropriate information usually in the form of material safety data sheet। ये हर एक चीज का एमएसडीएस होता है। इवन आप माचिस लेंगे, माचिस के पीछे ही एमएसडीएस दिया रहेगा। यदि आप मॉर्टिन का वो कॉइल लेते हैं उसमें भी आप देखे होंगे एक छोटा सा पर्चा निकल के आता है, वो भी एमएसडीएस है। हर एक चीज का एमएसडीएस होता है। केमिकल तो बहुत बड़ा है, केमिकल का तो रहता ही रहता है, बाकी आप माचिस और कॉइल पे भी कभी नजर करना, उस पे भी एमएसडीएस लग कर आता है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है? सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी। कॉन्ट्रैक्टर अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए खुद जिम्मेदार है। who might be affected by their work activity, उससे काम से द्वारा जो भी अफेक्टेड है उसे खुद जिम्मेदार है। So a contractor might be held responsible for their bring an unsafe power tool into client factory and injure themselves, one of the client employees or visitor। But यदि कॉन्ट्रैक्टर अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी की हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद है, बट यदि कोई गलत टूल से टेकल क्लाइंट फैक्ट्री में लेके आता है, कोई इंजोर होता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। बट वी नोटेड एरियर, लेकिन हमने पीछे भी नोट किया, एज एन एम्प्लॉयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ हिज एम्प्लॉयज एंड विजिटर्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर। बट जैसे कि अभी हमने एम्प्लॉयर वाले नोट में पढ़ा था कि फैक्ट्री के अंदर मेन गेट से अंदर यदि प्लांट या साइट पे कोई भी एक बंदा आता है तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की। उसका चाहे विजिटर्स हो, ट्रांसपोर्टर हो, ड्राइवर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, कैजुअल वर्कर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, जो कोई प्लांट प्रीमाइसेस के अंदर आ गया, साइट के अंदर आ गया, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। If client can be held responsible for an injury caused by a contractor for working with the client, then it must be in the client's own best interest to ensure that contractors will not endanger workers further। Clients can be held responsible for an injury।
यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों को चोट लगता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर का चोट लगता है, यदि क्लाइंट के प्रीमाइसेस में होता है तो क्लाइंट उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल है। हेल्थ एंड सेफ्टी को टेक केयर करने के लिए क्लाइंट कर सकता है, देख सकता है। अब एक चीज हम समझेंगे, तब से मैं एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और इवन एलिमेंट 3 में भी मैंने क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात किया, लेकिन है क्या एक्चुअली, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है, अगर हम डेफिनेशंस में देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर a person or organization engaged to undertake certain work on behalf of client but not under the client's direct supervision and control। कॉन्ट्रैक्टर वो चीज है जो क्लाइंट के प्रोमाइसेस में काम करता है, बट वो अपना काम खुद निगरानी में कर, डायरेक्ट सुपरविजन, डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। वो क्लाइंट के अंडर में काम नहीं, क्लाइंट की प्रोमाइस में काम करेगा बट क्लाइंट के अंडर में नहीं रहता है वो, बट क्लाइंट के लिए भी काम करता है, बट जो उसका वर्कमैन है, उसका जो वर्क है वो डायरेक्ट सुपरविजन कॉन्ट्रैक्टर करता है। अब क्लाइंट क्या है, a person organization who engage as a contractor। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट मतलब बोल सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर अपना काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ और किसी प्लम्बर को मैं अपने घर में बुलाता हूँ प्लम्बिंग करने के लिए, तो अभी वो क्या है मेरे लिए, वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। मैं अपने उसको अपने प्रीमाइसेस में काम करने के लिए क्या है बुलाया। The way that client manage contractor can broke down in the following key area। सिलेक्शन ऑफ राइट कॉन्ट्रैक्टर। क्लाइंट की जिम्मेदारी क्या है, सिलेक्शन ऑफ राइट कॉन्ट्रैक्टर। इसकी पूरी हम डिटेल में बात करेंगे जब आगे जब हम पढ़ेंगे, तो इसका एक पूरा चैप्टर ही है निपोस में ही, इसका पूरा एक पेज है, इसमें पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, किस तरह कॉन्ट्रैक्टर का कैसे सिलेक्शन करना है, प्लानिंग ऑफ द वर्क, काम के लिए कैसा प्लान करना है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन करें, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन करें, काम स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किक ऑफ मीटिंग होना चाहिए, मॉर्निंग ऑफ द monitoring of the work to ensure that the contractors are working to the agree health and safety standards। जो भी क्लाइंट का हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है वो क्लाइंट मॉनिटर करेगा कि ये एक्चुअल में फॉलो हो रहे हैं, नहीं फॉलो हो रहे हैं। सॉरी ना, टॉपिक फोकस एक बार फिर हम दोबारा देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि टॉपिक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, इसी टॉपिक में हम देखेंगे। Selecting of contractor, it is a good practice to select the contractor carefully on the basis of their health and safety competence। Select कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने के लिए एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है, ये डॉक्यूमेंट है, आप भी एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने के लिए ये सारी प्रोसेस से आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन कर सकते हैं। A copy of their health and safety policy। Sorry. To help in this, you can to see evidence of competence such as एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या मेन की पॉइंट होना चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, अब भी एसेस करके एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अ कॉपी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर के हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी मांगे, मतलब क्या कमिटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, क्या अचीवमेंट है, एग्जाम्पल ऑफ रिस्क असेसमेंट,
उसके रिस्क, उसके प्रोडक्ट का, उससे एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट लें। द क्वालिफिकेशन एंड ट्रेन रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ, वो उसका जो स्टाफ है वो कितना क्वालिफाइड है, कितना ट्रेंड है, उसकी कॉम्पिटेंसी का रिकॉर्ड मांगे। बहुत सारे क्लाइंट जो होते हैं कि वो पूरा सीवी मांगते हैं हर एक एम्प्लॉयज का। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टिफाइड बॉडी, यदि कोई मेंबरशिप है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, CII, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से मेंबरशिप होते हैं। इस तरह का यदि कोई मेंबरशिप है उस कॉन्ट्रैक्टर का तो भी ले। रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड टेस्ट ऑफ फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो टेस्ट इक्विपमेंट है, जिस इक्विपमेंट से वो काम कर रहे हैं तो उसका टेस्ट सर्टिफिकेट भी मांगे। नेम ऑफ प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स, वो किस किस क्लाइंट के पास, किस किस एम्प्लॉयर के पास काम कर चुका है, अब किसके साथ काम कर रहा है, किसके साथ कर लिया है, कौन से क्लाइंट के साथ करने वाला है, उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं। एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, एक्सीडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड भी आप मांग सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। FRSR, फ्रीक्वेंसी रेट, सिविलिटी रेट ले सकते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट देम, कितने जो लीगल कार्रवाई है, कितने लीगल कार्रवाई, कोई नोटिस मिला है कंपनी को। प्रूफ ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज एक्सेस टू स्पेशलिस्ट सेफ्टी एडवाइस, प्रूफ ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस भी अपने डिपार्टमेंट का दिखाएं, सच एज एक्सेस टू स्पेशलिस्ट सेफ्टी एडवाइस, और सेफ्टी एडवाइस, सेफ्टी ऑफिसर की कॉम्पिटेंसी भी क्लाइंट मांगता है, आप भी मांग सकते हैं। नाउ प्लानिंग द वर्क, किस तरह का काम का प्लान करना है। Information must be exchanged between the client and the contractor. The client should tell the contractors about the hazards and risk in the workplace, and the contractor should tell the client about the hazards and risk created by contractor work. In this way, the work can be planned so that everyone is kept safe. यदि किसी साइट पे क्या है कि एक या एक से अधिक एम्प्लॉयर यदि काम कर रहे हैं तो वहाँ काम करने में डिफिकल्टीज होती है। इसके लिए क्लाइंट से जा करके उसके रिस्क के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में क्लाइंट से बात करके अपना अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर शुड कैरी आउट रिस्क असेसमेंट on the work involved and develop safe working method to control the risk. Identify this safe working method must be documented upon report towards method statement. जैसे कि मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो बनाया है जॉब स्टार्टअप रिक्वायरमेंट, उसमें आप मैं क्लियरली बताया हूँ कि काम चालू होने से पहले WMS वर्क मेथड स्टेटमेंट एंड GSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस तैयार रखें, बना करके। अभी क्या क्या होता है, वर्क लोकेशन के हिसाब से भी बनता है, तो उस तरह से बना करके जो भी आपका स्टैंडर्ड है बना करके क्लाइंट को अप्रूवल के लिए भेज दें, ताकि कौन सा काम कैसे होने वाला है। तो सेम इसी तरह इसमें भी है, प्लानिंग द वर्क, हर एक चीज का प्लान करें। यदि ज्यादा जटिलता है तो क्लाइंट के फरमाइशेस है तो उससे बात करें, और हर एक एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट करके सेफ सिस्टम वर्क प्लेस डेवलप करें। कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क का कैसे कोऑर्डिनेट करें। The client and the contractor must coordinate their work carefully so as not to conflict. जटिल नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट का काम। देयर में बी सेवरल कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग ऑन साइट, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर साइट पर काम करते हैं। एट एनी वन टाइम एंड द एक्टिविटी ऑन वन पर्सन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट कॉज अ हजार्ड फॉर अनदर इन द एरिया। फॉर एग्जांपल, इफ वन कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग एट हाई, it would be sensible to avoid others working benefit them in this area. यदि मान लो काम का साइड पे
कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि यदि वो इसमें बोल रहे हैं कि यदि मान लो कोई हाइट वर्क का काम चालू है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि नीचे और आसपास कोई काम ना करें। ये इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की है, सेफ्टी स्पेशलिस्ट की है, मैनेजर्स की है, सुपरवाइजर्स की है, कि हॉरिजॉन्टली कोई काम, यदि कोई हाइट पे काम कर रहा है तो उसके नीचे काम ना चले, कोई दूसरा आदमी काम ना करे। मॉनिटरिंग द वर्क, काम को मॉनिटर कैसे करें, कब कब करें, रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। Arrangement must be made by the client to ensure the contractor complies the safe working practices. These arrangements should include क्लाइंट जो है काम को बीच बीच में मॉनिटर करें कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी का वर्क जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बीच बीच में मॉनिटर करें। अरेंजमेंट शुड बी इंक्लूड, अरेंजमेंट इंक्लूड होना चाहिए। हैविंग अ साइनिंग इन एंड आउट द प्रोसीजर, एक साइनिंग मतलब बोलते हो वर्क परमिट सिस्टम, एक प्रोसीजर बनकर अप्रूव होने के बाद ही इस तरह का प्रोसीजर बना करके ही काम चालू करें। इंश्योरिंग दैट द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड अ नेम वर्क्स फोरमैन, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को बताएं या खुद इंश्योर करें कि कौन सुपरवाइजर से किससे कोऑर्डिनेट करना है मॉनिटरिंग के दौरान यदि हम जाते हैं तो। नेक्स्ट, कैरिंग आउट साइट इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। मैंने जैसे कि एक जॉब स्टार्टअप रिक्वायरमेंट के लिए वीडियो बनाया, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ मैं। यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो इतनी सारी चीजें हैं बेसिक, वो सब क्लियर हो जाएंगी। मैं स्पेशल उसी के लिए बनाया था ताकि जो नए नए कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट होते हैं तो क्या क्या जॉब स्टार्टअप रिक्वायरमेंट लगता है, ताकि काम को स्मूथली चलाया सके, बीच में बाधित ना हो। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग हाई रिस्क एक्टिविटी विद द परमिट टू वर्क सिस्टम, जो नॉन रूटीन जॉब है उसको वर्क पर परमिट टू वर्क सिस्टम से रोका जा सकता है। The client will need to monitor the contractor's work to ensure that the contractor is working to agreed safety standard. This can be done by monitoring against the method statement was developed during the planning stage. Planning stage मैंने बताया था कि वर्क स्टार्ट होने से पहले जैसे WMS प्लानिंग स्टेज पे स्टार्ट करने से पहले तैयार कर लें और वो अप्रूवल के लिए किसके पास भेजें, जिसके प्रोमाइसेस में आप काम करने जा रहे हैं अप्रूवल के लिए उसे भेजें। अब एक नया चीज है, ज्वाइंट ऑक्युपायर्स ऑफ प्रीमाइसेस। ज्वाइंट ऑक्युपायर्स जो दो या दो से अधिक है, ज्वाइंट ऑक्युपायर्स ऑफ प्रीमाइसेस जो साझा करके काम करते हैं। When two employers share a workplace, it is not difficult to imagine that the risk that one employer creates in the workplace may affect the employees of the other employers. For example, where two employees occupy offices in the same building, the fire risk created by one employer affects the safety of the employee of the other. यदि मान लो किसी ऑफिस में दो ज्वाइंट ऑक्युपायर्स, दो कॉन्ट्रैक्टर्स, दो आदमी को काम करने के लिए दिया गया, एक का ऐसे नॉर्मल काम है, एक का ऐसे हॉट वर्क का काम है, तो यदि फायर का रिस्क है, यदि आग लगता है तो अफेक्ट कौन होगा? जो आग लगाया वो तो होगा ही होगा, जिसका नॉर्मल ऐसे काम है वो भी तो इफेक्ट होगा। तो उसका यही करना है ज्वाइंट की जो काम करे, अभी हम कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में पढ़ा था, तो उसके ठीक
जो भी हम काम करें वो कोऑर्डिनेट करके ही काम करें, दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर जहाँ काम कर रहे हैं। इट फॉलो दैट both employers must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standards। एक दूसरे को कोऑपरेट करें गुड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। दिस रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन between employers, the exchange of relevant information, and the development of appropriate policies and procedure. This could be carried out in a variety of ways depending upon the nature of the work and the work site। एक अच्छा माहौल तैयार करें, कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे जो भी ऑक्युपायर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, एक साथ जो काम कर रहे हैं उनसे अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट करें। अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट कब होगा? जब एक डेली मॉर्निंग मीटिंग सारे क्लाइंट सारी कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के साथ में डेली एक आधे घंटे की मीटिंग करें, तब जाके एक अच्छे से हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं साइट पर काम करने के लिए। For example, in a multi-story office building occupied by 10 different businesses, each employer should provide on the risk that their specific provide information on the risk that their specific business creates for the other occupiers of the building. This can often be achieved by establishing a building management committee with regular meetings. Consultation can then take place through the commitment and policy and procedure developed and implemented throughout the building as necessary। ये जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ, आप भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरा। In this way, common approach to the management of joint issues such as fire, procedure, security, threat response, emergency spill response, site rules, beaters, contractor control, traffic management, etc. can be developed. It may also be appropriate to have a site-wide inspection process, common fire drills, and even share waste disposal procedure. Also, if there are specific risks associated with one workplace, then awareness of the issue and the appropriate response from other workplaces can be raised. For example, an agency that deals with violence offenders may be share buildings with the unrelated business. Those other business need to understand the risk and procedure appropriate the building as whole. Employers working more closely together may need to share risk assessment to ensure that both the organizations are aware of the possible impact of the issues of equipment and substances so that activities can be coordinated. For example, and one organization may be using solvent-based paint while an area is occupied by the other organization is personal। ऐसा केस में बोल रहा है कि यदि कोई जगह है किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने उसे ऑक्युपाई कर लिया और दूसरा कोई वहां पे आकर के सॉल्वेंट पेंट मार रहा है वहां पे, तो जैसे कि जो गुड कोऑर्डिनेशन की बात किया है कैसे हो सकता है, तो सेम इस तरह का टॉपिक उसमें हम डेली मॉर्निंग मीटिंग में विद क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलिमेंट 1 का 3.1 जो कि चैप्टर था हमारा वो यहाँ पे खत्म हो गया 3.1। अभी 3.2 में हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, जो कि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो एक एक करके मैं पूरा IGC 1 का बुक खत्म कर दूंगा। वो मई इस महीने में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हम, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमने कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं
अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर क्विक रिवीजन करें, उसके बाद बुलेट्स हाइलाइट्स पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं पूरा कंप्लीट निबोस का कोर्स यहाँ पे कराऊंगा, सारा मटेरियल्स आप यहाँ से चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जैसे ही एलिमेंट 3 खत्म होगा मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एलिमेंट 3 का, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरह का वीडियो भी अपने चैनल पर पोस्ट किया है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो में निबोस एलिमेंट 3.2 के टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक रहेगा द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। सो जय सुरक्षा।